नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो बच्चों, आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। बच्चों, आज हम कंप्यूटर में चैप्टर 2 विंडोज का परिचय यह चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर में चैप्टर 2 विंडोज का परिचय यह चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका पहला टॉपिक कौन सा है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम की एक श्रृंखला होती है। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम यह प्रोग्राम की क्या है? एक श्रृंखला है जिसका उपयोग कंप्यूटर को चलाने रन करने के लिए किया जाता है। बच्चों, कंप्यूटर को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स की एक श्रृंखला है। मतलब प्रोग्राम्स की जो श्रृंखला है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर चलाने के लिए किया जाता है। प्रोग्राम्स के अनुसार कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। बच्चों, प्रोग्राम्स के अनुसार डेटा प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। प्रोग्राम्स पर जो डेटा पर जो प्रोसेस होती है, हम अगर कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने जो डेटा एंटर किया है उस पर जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा आउटपुट हमें प्राप्त होता है। मतलब जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बच्चों, किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है तब भी कंप्यूटर के डेटा पर प्रोसेस होती है। मतलब प्रोसेस करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यह आवश्यक है। वास्तव में कंप्यूटर चलाने के लिए तुम्हें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बच्चों, कंप्यूटर चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इनपुट डिवाइस से डेटा प्राप्त होने पर सीपीयू उसे मेमोरी को भेजता है। बच्चों, इनपुट डिवाइस से मतलब इनपुट डिवाइस कौन सा है बच्चों? कीबोर्ड और माउस यह इनपुट डिवाइस है। बच्चों, इनपुट डिवाइस किस रूप में हो सकते हैं? तो संख्या, अक्षर, चित्र अथवा ध्वनि के रूप में भी इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो माउस और कीबोर्ड। तत्पश्चात सीपीयू मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है। बच्चों, सीपीयू मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है और आउटपुट प्राप्त करने के लिए उसे प्रोसेस करता है। बच्चों, आउटपुट मतलब हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है, इसलिए हम कंप्यूटर में जो डेटा एंटर करते हैं वह सीपीयू के द्वारा उस डेटा पर प्रोसेस होती है और उसके बाद वह प्रोसेस पूर्ण हो जाने के बाद आउटपुट के रूप में हमें जानकारी प्राप्त होती है। स्टोरेज के लिए आउटपुट को पुनः मेमोरी को भेजा जाता है। बच्चों, वह आउटपुट हमसे डिलीट न हो जाए, कंप्यूटर में से वह आउटपुट मिट न जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? वह मेमोरी में पुनः भेज कर उसे सेव करते हैं। मतलब हम कोई भी प्रोग्राम हो वह हमें आवश्यक हो तो हम वह बार बार नहीं बनाते, इसलिए हम क्या करते हैं? उसे मेमोरी में सेव कर देते हैं। इसके बाद मेमोरी से आउटपुट अथवा स्टोरेज डिवाइस सूचना भेजने के लिए सीपीयू उसे आवश्यक अनुदेश देता है। कंप्यूटर की संपूर्ण प्रक्रिया पर सीपीयू नियंत्रण रखता है। बच्चों, सीपीयू यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं।
इसलिए कंप्यूटर की संपूर्ण प्रक्रिया पर वह नियंत्रण रखता है। परंतु सीपीयू को कैसे मालूम पड़ता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है? ठीक है, कंप्यूटर में कुछ विशिष्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो सीपीयू को उसके कार्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं। ऐसे प्रोग्राम की एक श्रृंखला जिसका उपयोग कंप्यूटर चलाने के लिए किया जाता है। बच्चों, अगर हमें टीचर ने कुछ कहा होमवर्क करना है, लेकिन किस चैप्टर का करना है, कौन सा स्वाध्याय करना है, कैसे करना है, वह जानकारी हमें नहीं मिलती तो हम वह स्वाध्याय अपूर्ण अथवा कर नहीं पाते। इसलिए कंप्यूटर में भी हम कोई भी एंट्री करेंगे, डेटा की एंट्री करेंगे तो वह कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, ये सब हम कंप्यूटर में जब एंट्री करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं। तब सीपीयू को पता चलेगा कि कार्य कैसे करना है। इसलिए कंप्यूटर को कुछ विशिष्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो सीपीयू को उसके कार्य पूरा करने से सहायता करता है। इसके लिए सीपीयू में उसके कार्य पूरा करने के लिए कौन सहायता करता है, तो ऐसे प्रोग्राम्स सीपीयू के अंदर डाले गए हैं जिससे वह कार्य पूरा करता है। टीचर आपको कोई सूचना देती है, अगर वह अधूरी रही तो आप वह कार्य नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से सीपीयू में भी हम सूचना पूरी डालेंगे तभी हमें हमारा आउटपुट मतलब हमारी जानकारी हमें पूर्ण प्राप्त होगी। ऐसे प्रोग्राम की एक श्रृंखला जिसका उपयोग कंप्यूटर चलाने के लिए किया जाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम। किससे? तो प्रोग्राम्स की एक श्रृंखला जिसका उपयोग कंप्यूटर चलाने के लिए होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को उन सभी कार्यों को करने की अनुमति देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को उन सभी कार्यों करने के लिए क्या देता है? अनुमति देता है जिन्हें तुम कंप्यूटर द्वारा करवाना चाहते हो। बच्चों, अगर टीचर ने कोई चैप्टर आपको पढ़ाया और ऐसा नहीं कहा कि आपको इस चैप्टर का स्वाध्याय करना है तो आप वह स्वाध्याय नहीं करेंगे। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर को उन सभी कार्यों के लिए अनुमति देता है। मतलब टीचर ने अगर आपको चैप्टर चलाया और कहा कि इसका स्वाध्याय आपको करना है तभी आप वह स्वाध्याय करेंगे और अपनी नोटबुक में हो या टेक्स्ट बुक में हो आप लिखेंगे। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर को सभी कार्यों की अनुमति देता है तभी कंप्यूटर कार्य करता है जिन्हें तुम कंप्यूटर द्वारा करवाना चाहते हो। डेटा स्टोर करने तथा कंप्यूटर की मेमोरी से पुनः उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया पर यह नियंत्रण रखती है। संक्षेप में ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को संगठित तथा उस पर नियंत्रण रखती है। बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखती है। बच्चों, उसके बाद कौन सा टॉपिक है? यूजर इंटरफेस। इसके पहले हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर से संवाद करने की अनुमति देता है उसे यूजर इंटरफेस कहते हैं। यूजर इंटरफेस के दो प्रकार होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस तथा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बच्चों, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर से संवाद करने की अनुमति देता है। मतलब अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या है? यूज़र है। और हम कंप्यूटर से जो संवाद करने रहे हैं उसके लिए हमें कंप्यूटर में टाइपिंग करनी पड़ेगी, कंप्यूटर को सूचना देनी पड़ेगी तभी कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम अनुमति देगी और वह कार्य हमारा पूर्ण करेगी। कमांड लाइन इंटरफेस क्या है बच्चों? कमांड लाइन इंटरफेस CLI
बच्चों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि CLI का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको लिखना है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में यूजर को कंप्यूटर को अनुदेश देने के लिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए संपन्न की जाने वाली संक्रियाओं का उल्लेख करती है। बच्चों, हम कंप्यूटर के अंदर जो कुछ माहिती प्राप्त करने वाले उसके लिए हमें टाइपिंग द्वारा कंप्यूटर को सूचना देनी पड़ती है। वह परिभाषित कमांड्स के समुच्चय होते हैं। CLI क्या है, तो वह पूर्व परिभाषित कमांड्स के समुच्चय होते हैं जो वांछनीय आउटपुट प्राप्त करने के लिए संपन्न की जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख करती है। बच्चों, हम अगर टेक्स्ट मतलब टाइपिंग करेंगे और वह कंप्यूटर में हमें दिखाई देगा, वह हम पढ़ सकते। वांछनीय मतलब हम पढ़ सकते, उसके द्वारा हमें वह आउटपुट प्राप्त होगा। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस यूजर फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि यूजर को न तो कभी कमांड्स बल्कि उनके सिंटैक्स नियम भी याद करने पड़ते हैं। कमांड्स टाइप करते समय यदि कोई त्रुटि होती है तो DOS उन्हें समझ नहीं पाते, अंत उसे जो कार्य करने के लिए कहा गया है वह कर नहीं सकता। मतलब बच्चों, CLI यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि यूजर को न तो कभी कमांड्स बल्कि उनके सिंटैक्स भी याद नहीं करने पड़ते हैं। कमांड्स टाइप करते समय यदि कोई त्रुटि होती है तो DOS उन्हें समझ नहीं पाता, अंत उसे जो कार्य करने के लिए कहा गया है वह कर नहीं पाता। मतलब बच्चों, हम कंप्यूटर में कोई डेटा एंट्री कर रहे हैं और वह गलत है तो वह हमें पूर्ण जानकारी अच्छी तरह से दे नहीं सकता, क्योंकि वह खुद समझ नहीं पाता है, इसीलिए वह हमें जानकारी नहीं दे सकता है। बच्चों, दूसरा प्रकार कौन सा है यूजर इंटरफेस का? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। बच्चों, यह भी आपको पूछा जाएगा GUI का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वर्तमान समय में अधिकांश कंप्यूटर्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI होता है। इस सिस्टम में ऑन स्क्रीन पिक्चर्स अथवा ग्राफिक्स का उपयोग होता है। बच्चों, इसमें क्या होता है, तो ऑन स्क्रीन पिक्चर्स तथा ग्राफिक्स का उपयोग होता है, जिन पर माउस द्वारा क्लिक करके कंप्यूटर को अनुदेश दिए जाते हैं। बच्चों, जिस पर माउस पर हम क्लिक करेंगे तो उसके द्वारा अनुदेश दिए जाएंगे। इसका अर्थ है कि GUI में कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए तुम्हें कोई भी कमांड्स याद नहीं करना पड़ता। कोई कार्य संपन्न करने के लिए स्क्रीन पर टूल्स अथवा कमांड्स अथवा उसके संबंधित बटन या आइकन्स पर मात्र क्लिक करो। बच्चों, इसमें हमें कुछ याद रखना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑन स्क्रीन अथवा ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमें स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स दिखते हैं और हमें उस पर क्लिक करते ही वह प्रोग्राम ओपन हो जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रसिद्ध ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बच्चों, उसके बाद तीसरा टॉपिक कौन सा है? डेस्कटॉप। क्या है? डेस्कटॉप। कंप्यूटर चालू करो और विंडोज 7 बूट होने के लिए कुछ सेकंड इंतज़ार करो। बच्चों, हमें क्या करना है? कंप्यूटर को चालू करना है और विंडोज 7 बूट होने के लिए कुछ सेकंड के लिए हमें इंतज़ार करना है। जिस प्रक्रिया में ROM CPU को
ऑपरेशन शुरू करने के लिए अनुदेश भेजता है उसे बूटिंग कहते हैं। बच्चों, जिस प्रक्रिया में ROM मतलब ये क्या है, एक मेमोरी है। आपको अगले चैप्टर में मैंने आपको बताया था ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। वह CPU को ऑपरेशन शुरू करने के लिए अनुदेश भेजता है। मेमोरी यह CPU को क्या करती है, अनुदेश भेजती है और उसे बूटिंग कहते हैं। तुम्हें विंडोज की मुख्य स्क्रीन दिखाई देगी, उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। देखो बच्चों, तुम्हें कंप्यूटर की इस तरह की मुख्य स्क्रीन दिखाई देगी। उस पर देखो, यह क्या है, यह सब आइकन्स है। बच्चों, उसमें यह सब आइकन्स है, मतलब यह सब आइकन्स हमें कब दिखेंगे, जब हम कंप्यूटर चालू करेंगे तब। बच्चों, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऊपर आइकन्स दिखेंगे और नीचे यह ब्लू कलर की जो पट्टी है उसमें देखो इस तरह का गोल बटन होगा जिसमें 4 कलर होंगे। कौन से, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। उसे कौन सा बटन कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं स्टार्ट बटन। और जो ये ब्लू कलर की पट्टी है उसे कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं बच्चों, टास्क बार कहते हैं। और साइड में आपको बाईं ओर क्या दिखेगा, नोटिफिकेशन एरिया आपको दिखेगा। बच्चों, डेस्कटॉप आइकन्स, डेस्कटॉप पर के छोटे चित्रों को आइकन्स कहते हैं। बच्चों, आइकन्स किसे कहते हैं, तो डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे चित्र होते हैं, ये देखो इस तरह के जो छोटे छोटे चित्र होते हैं उसे कहते हैं आइकन्स। विभिन्न कंप्यूटर में उनके डेस्कटॉप पर आइकन्स के विभिन्न सेट हो सकते हैं। बच्चों, कंप्यूटर पर आइकन्स के विभिन्न सेट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर पर आइकन्स के विभिन्न सेट होते हैं, मतलब विभिन्न आइकन्स हो सकते हैं। विंडोज में प्रत्येक आइकन एक प्रोग्राम दर्शाता है। बच्चों, विंडो में प्रत्येक आइकन एक प्रोग्राम दर्शाता है। उस प्रोग्राम का नाम आइकन के नीचे लिखा होता है। बच्चों, आइकन के नीचे ये जो छोटा सा नाम दिखाई दे रहा है वह आइकन का मतलब वह कौन सा प्रोग्राम है उसका नाम वहाँ पर लिखा होता है। बच्चों, दूसरा है टास्क बार। क्या है टास्क बार, डेस्कटॉप के तल में एक क्षैतिज पट्टी होती है जिसे टास्क बार कहते हैं। बच्चों, देखो इस पट्टी को क्या कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। टास्क बार की बाईं ओर के कोने में स्टार्ट बटन होता है। बच्चों, स्टार्ट बार के बाईं ओर के कोने में क्या होता है, एक स्टार्ट बटन होता है। विंडो में अधिकांश प्रोग्राम स्टार्ट बटन क्लिक करके शुरू किए जाते हैं। बच्चों, विंडोज़ पर अगर हमें प्रोग्राम शुरू करने हैं तो हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना पड़ता है, तभी वह प्रोग्राम्स ओपन होते हैं। जब तुम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो तब तुम्हें एक पॉप अप मेनू दिखाई देगा जिसमें विंडोज का विभिन्न प्रोग्राम समाविष्ट होता है। बच्चों, टास्क बार की दाहिनी ओर नोटिफिकेशन एरिया होता है। यह कंप्यूटर का बैटरी लेवल, वॉल्यूम आदि दर्शाता है। नोटिफिकेशन एरिया के एकदम दाहिनी ओर में क्लॉक तथा डेट होता है। बच्चों, नोटिफिकेशन एरिया हमें क्या दिखाता है, तो कंप्यूटर में कितनी बैटरी है, कितना वॉल्यूम है वह हमें दर्शाता है। और उसके बाजू में हमें क्लॉक और डेट मतलब टाइम और तारीख हमें दर्शाता है। विंडोज में माउस का उपयोग। बच्चों, उसके बाद कौन सा टॉपिक है, विंडोज में माउस का उपयोग।
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माउस का एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस होता है। बच्चों, माउस यह क्या है? माउस यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग मेनू, टूल्स या कमांड, आइकन या बटन, प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर इत्यादि सिलेक्ट करने के लिए होता है। बच्चों, माउस का उपयोग किस लिए होता है? तो विंडो पर प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर इत्यादि सिलेक्ट करने के लिए माउस का उपयोग होता है। माउस एक छोटी सी आदान युक्ति है। माउस पर 2 या 3 बटन होते हैं। बच्चों, माउस पर कितने बटन होते हैं? 2 या 3 बटन होते हैं। अधिकांशतः माउस के बाएं बटन का उपयोग किया जाता है। बच्चों, सबसे ज़्यादा माउस का जो बायां बटन है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसी मेनू से आइटम सिलेक्ट करने अथवा स्क्रीन पर कोई स्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। बच्चों, इस बटन का उपयोग किस लिए होता है? तो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई स्थिति दर्शानी हो अथवा सिलेक्ट करनी हो तो उसके लिए माउस के बाएं बटन का उपयोग किया जाता है। दाहिने बटन का उपयोग स्क्रीन पर केवल मेनूज के शॉर्टकट देखने के लिए किया जाता है। और दाहिने बटन का उपयोग किस लिए होता है? तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर केवल मेनूज और शॉर्टकट देखने के लिए किया जाता है। माउस को माउस पैड पर रखकर सरकाया जाता है। बच्चों, माउस को किस पर रखकर सरकाया जाता है? तो माउस को माउस पैड पर रखकर सरकाया जाता है। जब तुम माउस पैड पर माउस सरकाते हो तब तुम्हें स्क्रीन पर सरकता हुआ एक छोटा एरो मतलब तीर दिखाई देगा। उस एरो को माउस पॉइंटर कहते हैं। बच्चों, जब हमें माउस पॉइंटर कहाँ दिखाई देता है? वह हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है। जब हम माउस पैड पर रखकर कंप्यूटर सरकाते हैं तब हमें स्क्रीन पर माउस पॉइंटर दिखाई देता है। जब तुम माउस बटन दबाते हो तब क्लिक की ध्वनि सुनाई देती है। अंततः माउस बटन दबाने की क्रिया को क्लिकिंग कहते हैं। बच्चों, जब हम माउस के बटन पर क्लिक करते हैं तब हमें क्लिकिंग की ध्वनि सुनाई देती है। तब माउस बटन दबाने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्लिकिंग कहते हैं। पॉइंटिंग, किसी आइकन अथवा टूल के ऊपर माउस रखना। बच्चों, किसी आइकन अथवा टूल के ऊपर माउस रखना। संक्षेप में, किसी आइटम पर माउस पॉइंटिंग रखना। क्लिक, माउस बटन दबाकर तुरंत छोड़ने की क्रिया को क्लिक कहते हैं। बायां क्लिक, माउस को बायां बटन क्लिक करना। माउस का बायां बटन क्लिक करना। प्रायः क्लिक पद का अर्थ बायां क्लिक, लेफ्ट क्लिक होता है क्योंकि माउस का बायां बटन अधिकतम बारंबार उपयोग किया जाता है। बच्चों, माउस का बायां बटन बारंबार क्लिक किया जाता है। राइट क्लिक, माउस का दायां बटन क्लिक करना। डबल क्लिक, माउस को तुरंत 2 बार दबाने की क्रिया को डबल क्लिक कहते हैं। ड्रैग, माउस बटन दबाए हुए अर्थात बिना बटन छोड़े माउस सरकाना अथवा उसके बाद माउस बटन छोड़ देना। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं ड्रैगिंग। डेस्कटॉप पर रिसाइकल बिन पॉइंट करो। बच्चों, डेस्कटॉप पर क्या करना है? रिसाइकल बिन पॉइंट करना है। जब तुम माउस पॉइंट को किसी आइकन के ऊपर रखते हो, आइकन और उसका नाम हाईलाइट हो जाए उसका अर्थ है कि आइकन सिलेक्ट हो गया। देखो बच्चों, सिलेक्शन के पहले बच्चों रिसाइकल बिन सिलेक्शन के पहले इस तरह का दिखाई देता है और जब सिलेक्शन हो जाता है तब इस तरह का दिखाई देता है। मतलब उस पर एक चौरस हाईलाइट हो जाती है। माउस पॉइंटर को रिसाइकल बिन पर थोड़ी देर रहने दो। टूल टिप
आपको पसंद की गई आइकन के बारे में जानकारी देगा। बच्चों, हमें क्या करना है, माउस पॉइंटर को रिसाइकल बिन पर थोड़ी देर के लिए रहने देना है। टूल टिप आपको पसंद की गई आइकन के बारे में जानकारी देता है। देखो बच्चों, यह है रिसाइकल बिन, उसके बाद है डेटा फोटोन, और नीचे क्या है, यह जो आड़ी पट्टी हमें दिखाई दे रही है वह है टूल टिप। क्या कहते हैं बच्चों उसे कहते हैं टूल टिप। और उसके नीचे भी जो छोटे छोटे दो आइकन है वो कौन से है, एसर गेमेज और दूसरा है गो वर्ड। यह है रिसाइकल बिन कैसा है, तो मतलब हम जिस आइकन पर सिलेक्ट करेंगे वह हाईलाइट हो जाएगा। रिसाइकल विंडो खोलने के लिए रिसाइकल बिन पर दायां क्लिक करें। रिसाइकल बिन पर दायां क्लिक करो। बच्चों, रिसाइकल बिन पर हमें क्या करना है, दायां क्लिक करना है। तुम्हें एक शॉर्टकट मेनू दिखाई देगा। तब हमें क्या दिखाई देगा, एक शॉर्टकट मेनू दिखाई देगा। उस मेनू में रिसाइकल बिन के लिए कुछ बारंबार उपयोग किए जाने वाले कमांड्स अथवा टूल्स विशिष्ट होते हैं। बच्चों, इस मेनू में क्या होता है, तो रिसाइकल बिन के लिए कुछ बारंबार उपयोग किए जाते हैं वह कमांड्स और टूल्स का समावेश होता है। देखो बच्चों, हम रिसाइकल बिन के लिए कुछ बारंबार उपयोग किए जाने वाले कमांड्स और टूल विशिष्ट होते हैं। जब हम रिसाइकल बिन पर दायां क्लिक करते हैं तब हमें एक शॉर्टकट मेनू दिखाई देता है। देखो यहाँ पर हमें शॉर्टकट मेनू दिखाई देता है। सबसे ऊपर क्या है, ओपन, और ओपन पर हमें अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। इम्पर्टी, रिसाइकल बिन, क्रिएट, शॉर्टकट, रीनेम और प्रॉपर्टीज। इस तरह के हमें शॉर्टकट मेनू दिखाई देते हैं। डेस्कटॉप पर कहीं भी क्लिक करो, शॉर्टकट मेनू गायब हो जाता है। बच्चों, अगर हमें डेस्कटॉप पर किसी भी जगह हम क्लिक करेंगे तो वह मेनू गायब हो जाता है। आइकन के ऊपर हाईलाइट भी अदृश्य हो जाती है। आइकन के ऊपर हमें जो हाईलाइट होती है, यह देखो इस तरह की, वह भी गायब हो जाती है, जिसका अर्थ है कि आइकन सिलेक्ट हो गया है। जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, आइकन सिलेक्ट हो गया है। तो बच्चों, आज के इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में आवश्यक है। फिर यूज़र इंटरफेस के बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद डेस्कटॉप और विंडोज़ में माउस का उपयोग, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, यह वीडियो आपको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। थैंक यू।